वेलकम स्टूडेंट्स टू फिजिक्स नीट जी। देखिए, आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स की। हम देखते हैं कि रियल लाइफ में हर जगह हम फ्रिक्शन को कई जगह देखते हैं। जैसे अगर हम पेन से पेपर पे लिखते हैं तब भी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी कार सड़क पे दौड़ती है, उसके लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। इवन अगर हम खुद भी चलते हैं तब भी फ्रिक्शन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे कि एग्जाम्स में किस तरीके के फिजिक्स के फ्रिक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस को करने से पहले हम उसका बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर एक ब्लॉक जिसका मास हमने कैपिटल एम लिया है एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, उस पर फ्रिक्शन कैसे लगता है। तो अगर यहाँ पे हम फोर्सेस की बात करें कि इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो देखिए, अगर मैं एफबीडी की बात करूं एम ब्लॉक के, तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, जिसको हम एम जी बोलते हैं। एम मास होता है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। और अगर ये अपने वेट की वजह से नीचे सरफेस को अगर प्रेस करता है तो सरफेस इसको एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करती है। तो हमारे ब्लॉक एम पर दो फोर्स लग रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। एक नॉर्मल लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में जो नीचे वाली सरफेस ने लगाया है, और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगाया है एम जी। ठीक है जी। तो ये फिलहाल दो फोर्स लग रहे हैं हमारे ब्लॉक पे। अभी कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पर जो म्यू हमने लिखा है वो बताता है कि भाई ये जो ब्लॉक और सरफेस का नेचर है वो कैसा है, वो कितने रफ है या कितने स्मूथ है, ये इस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो हमने अभी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हुआ है अपनी तरफ से, तो यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ये चाहता है कि चीजें साथ में चलें। अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं तो उनकी वेलोसिटी एक रहनी चाहिए, उनके एक्सेलरेशन भी एक ही होने चाहिए। और अगर वो एक नहीं है तो जो बॉडी स्लो है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, उसके मोशन को असिस्ट करता है। मोशन की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है उस बॉडी पर। और जो बॉडी वेलोसिटी वाइज या एक्सेलरेशन वाइज ज्यादा है, आगे है, उसके मोशन का ओपोज करता है। और हम ये देखते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्या है कैपिटल एम ब्लॉक और सरफेस के बीच जो बेसिकली फ्रिक्शन का रीजन है। देखिए, हमने ब्लॉक एम और सरफेस के बीच में एक छोटे से पोर्शन को अगर हम मैग्नीफाई करके देखें तो हम देख पा रहे हैं कि राइट में उबड़ खाबड़ सी सरफेस नजर आ रही है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम देखते हैं तो इसी तरीके से सरफेस नजर आती है। ये व्हाइट वाली जो नीचे दिखाई गई है ये ग्राउंड का सरफेस है, और जो हमने पिंक कलर से दिखाया है ये बॉडी का सरफेस है जो एम मास की है। अब आप देखिए, जब हम राइट में फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ये रैंडमनेस है इसको हम बोलते हैं इरेगुलरिटीज। तो इरेगुलरिटीज क्या होती हैं? सरफेस और ब्लॉक की आपस में फंसी होती हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसीलिए अगर हम किसी बॉडी को एक छोटे से फोर्स से चलाना चाहते हैं तो वो चलती नहीं है, क्योंकि रेगुलेटरी आपस में फंसी हुई है। और यही बेसिक रीजन होती है फ्रिक्शन फोर्स का। तो आप देखिए, जैसी मैंने ऊपर वाली बॉडी पर राइट में चलाने के लिए फोर्स लगाया, तो आप देखिए ऊपर वाली रेगुलेटरी आगे चलने की कोशिश करेंगी। कॉन्टैक्ट दिखाया है ग्रीन कलर के डॉट से। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो राइट में चलने की कोशिश कर रहा है, और नीचे वाला पार्ट चलने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि उस पर तो हमने कोई फोर्स लगाया नहीं है। तो जब ऊपर वाला पार्ट राइट में चलने की कोशिश करेगा तो नीचे वाला पार्ट उस पे लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, और बदले में नीचे वाले पार्ट पे उतना ही फोर्स राइट में लगेगा। और यही जो होता है फ्रिक्शन फोर्स होता है। यानी फ्रिक्शन फोर्स जब भी हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? हमेशा पेयर में। तो हमने देखा कि भाई नीचे वाली बॉडी तो रेस्ट में थी, ऊपर वाली बॉडी को हमने चलाने की कोशिश की राइट में फोर्स लगा के। तो फ्रिक्शन ने देखा कि भाई ऊपर वाली बॉडी तो फास्ट हो रही है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेट कर रही है, तो उसके मोशन का ओपोज कर रहा है, लेफ्ट में लग रहा है। और नीचे वाली बॉडी जो आराम से रुकना चाहती थी उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली मोटिव फ्रिक्शन का यही है कि जो भी दो बॉडी कांटेक्ट में है वो साथ साथ चलें, उनकी वेलोसिटी बराबर रहे, उनके एक्सेलरेशन भी बराबर रहे। अब देखिए, अगर इस फोर्स की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें, यानी इस ऊपर रखी बॉडी को मैं लेफ्ट में फोर्स लगाऊं, एक्सटर्नल फोर्स, तो देखिए भी लेफ्ट में फोर्स लगाएंगे तो फिर से ये रेगुलेटरी जो आपस में फंसी हुई है एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी। ऊपर वाली बॉडी अगर लेफ्ट में जा रही है तो मैंने जहां पर ग्रीन देखी डॉट दिखाया है, यहाँ पर ये ऊपर वाली बॉडी इस नीचे वाली बॉडी को
अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी, यानी नीचे वाली बॉडी पर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ऊपर वाली बॉडी पर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक बॉडी ग्राउंड पर रखी होगी और हम उस बॉडी पर राइट में फोर्स लगाएं और धीरे धीरे इस फोर्स को बढ़ाते हैं, तो हमने देखा कि भाई ऊपर वाली बॉडी की रेगुलरिटी नीचे वाली सरफेस के साथ इंटरलॉक है। तो जब हम धीरे धीरे इसको खींचने की कोशिश करते हैं तो हम देखेंगे कि भाई फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ इरेगुलरिटी टूट जाएंगी और ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली सरफेस पर चलने लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी जब नहीं चल रही है उस टाइम भी कुछ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, और जब बॉडी चल रही होती है तब भी उस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। इसका मतलब है कि दो तरह के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस। इस पे एक फ्रिक्शन वो है जब बॉडी पर हमने फोर्स तो लगा रखा है लेकिन बॉडी सरफेस पर चल नहीं पा रही है, यानी स्टैटिक पोजीशन में है। इसका मतलब है उस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम Fs से। और दूसरा फ्रिक्शन होता है कि जब हमने देखा कि बॉडी चल रही है, स्लिप कर रही है नीचे ग्राउंड सरफेस के साथ में, उस टाइम पर जो फ्रिक्शन लगेगा बॉडी पर उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Fk से। तो इसका मतलब दो सिचुएशंस के लिए दो फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो फोर्सेस की हमने बात की फ्रिक्शंस के, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कैसे इनकी वैल्यू को हम निकालते हैं। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स कितना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई बॉडी का सरफेस और नीचे ग्राउंड का सरफेस कितना रफ है या कितना स्मूथ है। इस बात को बताने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है जो हमने म्यू लिखा हुआ है, और यहाँ जो म्यू होता है इसी को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो हम कहेंगे कि बॉडीज की सरफेसेस ज्यादा रफ हैं, और अगर इसकी वैल्यू कम है तो हम कहेंगे कि बॉडीज की जो सरफेसेस हैं कांटेक्ट में वो ज्यादा रफ नहीं है, वो स्मूथ है। अब देखिए दो तरह के फ्रिक्शन है तो ऑब्वियसली कई एक कोफिशिएंट भी दो तरीके के होंगे। एफएस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन में म्यू एस आएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन केस में म्यू के आएगा। म्यू एस को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू के को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए इनके फॉर्मूलाज क्या होंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के। पहले हम एफएस की बात कर लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो बॉडी स्लिप करने की कोशिश ही नहीं करेगी, चलने की कोशिश ही नहीं करेगी, यानी कि दोनों बॉडी रेस्ट में है। इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो भी क्या होना चाहिए, जीरो। जब बॉडी चलने की कोशिश ही नहीं कर रही तो रोकने की कोशिश के लिए फ्रिक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर हम F की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। हमने देखा था कि भाई इरेगुलरिटीज जो होती है बॉडीज की वो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं और वही स्टैटिक फ्रिक्शन है। और एक टाइम आएगा कि जब वो इरेगुलरिटी थोड़ी सी टूट जाएंगी और बॉडी मूव करना शुरू कर देगी एक दूसरे के ऊपर, उस टाइम पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा। तो हम देखते हैं कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई ना कोई तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं एफएस की यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एफएल से। एफएल फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफएल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस नॉर्मल फोर्स के जो उस सरफेस पे लग रहा है जहां पे हम एफएल लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है म्यू एस। तो म्यू एस इंटू एन ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू। तो हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता लग गया है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन हमें पता लग गई है। तो अगर हम बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन के रेंज की तो ये 0 से स्टार्ट होता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन तक इसकी वैल्यू होती है। तो ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज। अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारा एक ब्लॉक है वो एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है और इस ब्लॉक और रफ सरफेस के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है मान लिया कि वो 6 न्यूटन है। जब तक आप इस बॉडी पर 6 न्यूटन से बड़ा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर नहीं चलने वाली है। तो अगर हम कहते हैं कि भाई हम एफ फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे कैपिटल एफ, तो बदले में इस बॉडी पर पीछे की डायरेक्शन में
एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जब तक ये बॉडी स्लिप नहीं करती है। तो पहले केस में अगर मैं कहता हूँ कि भाई एफ की वैल्यू 0 है, मैंने फोर्स लगाया ही नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। अगर हम कहते हैं कि भाई हमने फोर्स बढ़ा के 4 न्यूटन कर दिया, तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन होगा। जैसे जैसे आप अपना फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। इसीलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं। ये एक वेरिएबल फोर्स है, ये आपके फोर्स के बराबर होता जाएगा और बॉडी को चलने से रोक के रखेगा। अब आप क्या करेंगे, आपने अपने फोर्स को बढ़ा के सपोज 6 न्यूटन कर दिया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने भी अपनी वैल्यू को बढ़ा के 6 न्यूटन कर दिया। बट आप देख पा रहे हैं कि 6 न्यूटन तो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इससे ज्यादा वैल्यू नहीं रख पाएगा। तो जैसे ही आप 6 न्यूटन से थोड़ा सा फोर्स ज्यादा करते हैं, सपोज 7 न्यूटन, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन गायब हो जाएगा। अब बॉडी चलना शुरू कर देगी और उसकी जगह पे एक नया फ्रिक्शन आ जाएगा जिसको हम कहते हैं एफ के, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमने देखा कि भाई जैसे जैसे हम अपना फोर्स बढ़ाते जाते हैं बिल्कुल वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ही हमारे फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स के बराबर रहेगी जब तक कि हमारा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं कर जाता। अब अगर बॉडी चलना शुरू कर देती है तो जैसा हमने कहा कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें एफ के, तो ये कांस्टेंट फोर्स होता है, इसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह चेंज नहीं होती है, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के, जो उस सरफेस पे लग रहा है जहां पे हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। इस जगह पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है म्यू के। तो आपके लिए देखिए फॉर्मूला बन गया म्यू के इंटू एन। ये फॉर्मूला होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का। एन की जो भी वैल्यू हम यहाँ प्लेस करेंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन की हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए हमने दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़े, एक म्यू एस और म्यू के। नॉर्मली म्यू एस का जो वैल्यू होता है वो म्यू के से बड़ा होता है। आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो उसको स्लाइड कराने के लिए आपको बहुत बड़े फोर्स की जरूरत पड़ती है, और जब एक बार बॉडी मूव करने लगती है तो फिर आप अपना फोर्स थोड़ा रिड्यूस भी कर दें, तभी उसको हम आराम से चला सकते हैं। यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी कम रहती है। अब देखिए जो कुछ अभी हमने सीखा उसको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझ लें। हमने देखिए एक ब्लॉक लिया, मान लेते हैं कि हमारा ब्लॉक जो है 2 किलोग्राम का है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम ले लेते हैं 0.3 और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ले लेते हैं 0.2। हम इस ब्लॉक को चलाना चाहते हैं और चलाने के लिए हमने इस पे राइट में फोर्स लगाया F। अब हम इसमें देखिए क्या चीज निकालेंगे, इसमें हम दो चीजें फाइंड करेंगे, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन और उस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड इट्स फ्रिक्शन। तो देखिए दो चीजें हम निकालेंगे, कैसे यूज करें उस कंसेप्ट को जो अभी अभी हमने पढ़ा है। यहाँ पे मैं एफ की कई वैल्यू ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं एफ की वैल्यू ले लेता हूँ 4 न्यूटन, दूसरे केस में एफ की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 8 न्यूटन, और एक तीसरा केस भी ले लेते हैं, इसमें एफ की वैल्यू हमने ले ली है 12 न्यूटन। तो आप देखिए अगर हम पहले केस की बात करें तो हमें पता नहीं है। अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि भाई ये ब्लॉक किसी पर्टिकुलर फोर्स पे चलेगा आगे कि नहीं चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ने इसको रोक के रखा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आप निकालिएगा उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है भाई, म्यू एस इंटू एन होता है। और इस बॉडी के एफबीडी से अगर हम देखें तो नॉर्मल लगेगा ऊपर और इस बॉडी पर नीचे एक फोर्स लगेगा mg। mg की वैल्यू हो जाएगी 20, अगर मैं g को 10 ले लेता हूं तो 20 न्यूटन आ गई mg की वैल्यू। तो यहाँ पे म्यू एस की जगह डालेंगे 0.3 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये आएगा 6 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस बॉडी की सरफेस और ग्राउंड की सरफेस के लिए 6 न्यूटन यहाँ पे आ रहा है। साथ में हम एफ के भी अभी निकाल के रख लेते हैं, अगर ये स्लिप कर रही होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और उसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं म्यू के इंटू एन होता है। म्यू के 0.2 है, एन की वैल्यू अगेन 20 रहेगी यानी कि 4 न्यूटन रहेगा।
अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले केस के लिए, जब हमने F को 4 न्यूटन लिया है, तो हम देख पा रहे हैं कि भाई 4 न्यूटन जो है हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है। जब तक हमारा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा नहीं होगा, ये बॉडी को नहीं चलने देगा, यानी कि बॉडी स्लिप नहीं कर रही है। तो एक्सेलरेशन कितना आया इस बॉडी पर? 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है, यानी नेट फोर्स 0 है, तो अगर हमने इस पे राइट में 4 न्यूटन लगाया है बॉडी पे, तो लेफ्ट में भी 4 न्यूटन लगना चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 होगा। यानी कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगना चाहिए? 4 न्यूटन। और किस टाइप का लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हमारा पहले वाला पार्ट सोल्व हो गया है कि जब हम 4 न्यूटन लगाएंगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा है और बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पर स्टैटिक फ्रिक्शन भी हमेशा हमारे ही फोर्स के बराबर रहता है। तो एक्सटर्नल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा एक दूसरे के बराबर रहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर देखिए मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, जहां पर F दिया गया 8 न्यूटन, तो हम देख पा रहे हैं कि भाई हमारा फोर्स जो है वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा हो गया है, यानी बॉडी स्लिप कर सकती है। अब बॉडी स्लिप करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा ब्लॉक पे? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। यानी कि हमारी जो बॉडी है, इस पर हमने राइट में लगाया 8 न्यूटन और लेफ्ट में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस पे, जिसकी वैल्यू कितनी निकाली है हमने? 4 न्यूटन। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा? राइट में 8 है, लेफ्ट में 4 है, यानी कि 4 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा नेट फोर्स यानी 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय मास। तो कितना रिजल्ट आ गया ये हमारे पास में? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, तो 12 न्यूटन भी देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है, तो ये बॉडी स्लिप करेगी और बॉडी स्लिप करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो बॉडी के अंदर जो एक्सलेशन आएगा वो हम इजीली निकाल पाएंगे। तो अब देखिए थर्ड पार्ट की हम बात कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में राइट में लगाया गया है 12 न्यूटन, लेफ्ट में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 4 न्यूटन। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेट फोर्स यानी कि 12 माइनस 4 अपॉन में मास यानी कि 2 के बराबर होगा। तो ये हो गया भाई 8/2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया है।